नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बुधवार को किया गया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए सूबे में सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। कैबिनेट विस्तार में यूपी से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी गई। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह बिगड़ दिया, जिसको भेद पाना विपक्ष के लिए अब आसान नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें बीजेपी कोटे से पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और अजय मिश्र आते हैं। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को भी मौका दिया गया। इन 7 नए मंत्री का चयन पीएम मोदी ने बहुत बारीकी से किया है। इनके जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का जो ख्याल था उसी को इसके लिहाज से तय किया गया कि इनके नाम पर सहमति बन सकती है और हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 2022 में क्या इसी रणनीति से, इसी चक्रव्यूह से बीजेपी का डंका बजेगा? क्या उस चक्रव्यूह को विपक्ष भेद पाएगा? और अगर भेद पाएगा तो फिर उसकी इंजीनियरिंग और उसका फॉर्मूला क्या होगा? बहरहाल तो बहुत पहले अगर हम देखें तो मायावती ने एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था और उसका उनको लाभ भी मिला था। क्या वो फॉर्मूला फिर से एक बार बीजेपी यहां पर अपनाने जा रही है? क्योंकि पिछले चुनाव में हम देखें, वो चाहे आम लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, वहां पर बीजेपी ने वो तमाम जातिगत आंकड़े थे, जो साठगांठ चलती थी, जो रणनीति चलती थी, उसको तोड़ दिया, उसकी हवा निकाल दी और इसी वजह से उसको प्रचंड वहां से सीटें भी मिली। लेकिन मौजूदा दौर में आगे के लिए 22 के चुनाव के लिए रणनीति बनाई है प्रधानमंत्री मोदी ने और योगी ने, तो उसका कितना प्रभाव होगा? क्योंकि अब कुछ दिन के बाद जब खुद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा तो माना जा रहा है कि वहां पर भी संख्या बढ़ेगी। इसके साथ साथ वहां पर भी इसकी छवि, जो कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव हुआ है, उसमें दिखाई गई है और दिखी है, वो छवि वहां पर भी दिखेगी। तो इसकी क्या तैयारी है, हम इस पर भी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा आपको सुनाते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा। मुझे सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये अवसर दिया है। और एक बहुत ही अच्छा विभाग है, मेरे लिए नया विभाग है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने का अवसर भी होगा। और जितना ज़्यादा विभाग को जानूंगी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की, देश की जनता को कैसे मिले, इस दृष्टि से काम भी कर पाऊंगी। मैं स्वयं महिला हूं और मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी राज्यों के सदन हैं और हमारे देश का जो सदन है, हमारी लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ ही साथ हमारे जो मंत्री परिषद है, उसमें महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बहुत ईमानदार होती हैं, बहुत निष्ठापूर्वक काम करती हैं और एक से एक योग्य महिलाएं हैं जो आज चुनकर संसद में आई हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसी मेरी बहुत सारी बहनों को जो बहुत योग्य हैं, अपने दम पर चुनकर आई हैं, अलग अलग राज्यों से आती हैं, उनको मंत्री परिषद में मौका मिला है और वो सभी बहुत अच्छा काम भी करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो सुना आपने अनुप्रिया पटेल को, उनका क्या कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस जिम्मेदारी का उन्हें एहसास है और काम करने से पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे जिस पर हम बहस करने वाले हैं कि असल में मकसद क्या है। विस्तार किया गया, बड़े बड़े मंत्रियों के महकमे उनसे ले लिए गए, ये केंद्र का मामला। लेकिन इसका उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा तो क्या उससे कोई कनेक्शन है? साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो ये जो फैसला लिया है, पार्टी ने, जो सरकार ने फैसला लिया, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मसला है, वो सरकार की कैबिनेट है और वहां पर बदलाव हुआ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। कपिल श्रीवास्तव साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है कपिल भाई आपका। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है यशवर्धन साहब आपका। दिलीप यशवर्धन साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, फिर उसके बाद पार्टी के लोगों के पास जाऊंगा। किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं कल से लेकर अब तक में? कल देर रात तक झटके पर झटके देते रहे मोदी साहब और अब जब वो सारे झटके आ चुके हैं सामने, तो उसका किस तरीके का कनेक्शन हम जोड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से, खास तौर से 7 मंत्री और फिर वहां पर जैसा मैंने बताया अपने दर्शकों को कि ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, इन सबको कहीं ना कहीं सेट किया गया है। क्या मायने हैं इसके?
किशोर जी, मैं राजनीति का विश्लेषण हमेशा प्रिंसिपल और कानूनी दायरे में रह के करने की कोशिश करता हूँ जी। और आज के विश्लेषण पर मेरा ये टिप्पणी है कि कानून ये कहता है कि भारत की जनता प्रजातंत्र का इस्तेमाल करके देश की सरकार बनाती है। सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र की परिभाषा यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रजातंत्र सरकार नहीं बनाती, प्रजातंत्र सिर्फ सांसद और विधायक चुनती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सरकार कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विभागीय मंत्री कौन बनेगा, ये इससे प्रजा का कोई सरोकार नहीं होता है। और कब बनेगा और कब हटा दिया जाएगा, इसमें भी प्रजातंत्र का कहीं कोई हस्तक्षेप, कहीं कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है। तो प्रजातंत्र की परिभाषा गलत है। अब बात आती है कि जो फेरबदल, जो सफलिंग करी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल के सफलिंग की नजर उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव पर जरूर है, क्योंकि उसको मद्देनजर रखते हुए इधर कई दिन से कवायद चल रही थी कि ओबीसी भाजपा से नाराज है, ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। जिस वजह से 300 के लगभग सीटें इन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश में पाई थी, विधानसभा इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत हासिल करी थी, वो फर्क से कहीं न कहीं छिटक गया था। इन्होंने ये एजेंडा जरूर उठाया था कि जातिगत समीकरण हमारे यहाँ नहीं बैठा ले जाते हैं, लेकिन उस जीत के बाद पूरी तरीके से जातिगत समीकरण बैठाले गए थे और वो समीकरण का जादू बीच में टूट गया था, जिसमें से अलग अलग वर्गों के लोग नाराज हो गए थे। अनुप्रिया पटेल ने इनके साथ साठगांठ करी थी इनिशियल दौर में, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो उन सारी नाराजगी को साधने के लिए और कहीं ना कहीं ये जो मंत्रिमंडल जिन्होंने सही काम नहीं किया था कोरोना के दौर में, उससे बदला लेने का भी एक बढ़िया तरीका था। तो एक साथ एक तीर से कई निशाने मारने की कोशिश करी है मोदी जी ने और जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश करी है। और सबसे बड़ा समीकरण ये भी देखिएगा कि राजनीतिक जो अंतर कलह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस अंतर कलह पर भी बहुत अच्छा तीर मारा है मोदी जी ने। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कौशल किशोर जी। कौशल किशोर ने एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस कोरोना काल में भाजपा की खुल के खिलाफत करी थी, यहाँ से धमकी दे दी थी कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। इतनी खिलाफत करने के बाद भी उनको केंद्र में मंत्री पद दे दिया गया। तो क्यों दे दिया गया, इसका एक बहुत बड़ा समीकरण है कि जो अंतर कलह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये उसका एक नतीजा है। बाकी कौशल किशोर जी में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, सिवाय एक ऐसी चेहरा होने के अलावा उनके अंदर दूसरी कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि उनको केंद्र के मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और इतनी खिलाफत करने के बाद दी जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो अंतर कलह है, उस अंतर कलह को साधने के लिए एक जो इंटरनल राइवलरी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है केंद्र के नेतृत्व में और प्रदेश के नेतृत्व में, उन दोनों नेतृत्व के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का भी एक वार था जो कौशल किशोर जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मेरी यहाँ पर इन सारी चीजों के ऊपर कहना यह है कि पब्लिक को भी यहाँ ये समझने की जरूरत है, गलती पब्लिक की है कि पब्लिक ने इस राजनीतिक समीकरण को, इस जातिगत राजनीति को सहज रूप से एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मानते हैं कि हाँ ये भाजपा में ये पंडित का चेहरा है, ये दलित का चेहरा है, ये ओबीसी का चेहरा है, ये देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है और स्वस्थ राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो ये परिपाटी राजनीतिक पार्टियां तो नहीं तोड़ेंगी, क्योंकि उनकी सारी राजगद्दी इन्हीं समीकरणों की वजह से आती है, लेकिन जनता को ये परिपाटी तोड़ने की नहीं, बिल्कुल सही बात है दिलीप यशवर्धन साहब, बिल्कुल सही बात है। और मैं देखिए इसके लिए नेताओं को भी गलत नहीं मानता हूं। जब आम जनता खुद बढ़ जाती है, आम जनता जब खुद कहती है कि नहीं हमारी जाति उनकी जाति, तो नेता क्या करेगा, उसकी भी मजबूरी बनती है जाति। तो दोनों ही एक तरीके से या तो गलत है या दोनों ही गलत नहीं है, इसको हम स्वीकार करें। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और यह सदन में भी उन्होंने एक बार बोला था कि उनकी राजनीतिक जो समझ है ना, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता और अगर खड़ा करेगा तो ऐसे ही झटके खाएगा पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी। लेकिन अब ये जो बदलाव किया गया है इसका कितना परिणाम निकल पाएगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, जो कुछ यहां पर सेट किया गया, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जब यहां पर विस्तार होगा या वहां पर भी बढ़ोतरी होगी, तो उसमें इसकी कितनी झलक दिखाई देगी और फिर 22 में उसका कितना परिणाम निकलेगा, यही मूल सवाल है। जल्दी से बताइए संजय चौधरी साहब, एक तीर से कई निशाने तो हुए हैं केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव में, लेकिन उससे सधेगा क्या और क्या वाकई जो कुछ उत्तर प्रदेश के हिसाब से बदला गया है, लोगों को सेट किया गया है, उससे आपकी जो यहां पर दिक्कतें थीं वो सब खत्म हो जाएंगी, उन सबका समाधान निकल जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात हमारे जो मित्र हैं दिलीप यशवर्धन जी, वे आज के इस डिबेट के राजनीतिक विश्लेषक,
उन्होंने अपनी बात को शुरू करते हुए एक बहुत गंभीर सवाल उठा दिया है और सवाल लोकतंत्र पर उठाया है। भारत के संविधान में हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया और डेमोक्रेसी में हमने जिस सिस्टम को एक्सेप्ट किया वो है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। उन्होंने उस सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जनता नहीं चुनती, प्रधानमंत्री चुनता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल चुनता है, और इस पर उन्होंने आक्षेप किया है, बहुत गंभीर सवाल उठाया है और इस विश्लेषण के प्रारंभ में ही लगा दिया है। लोकतंत्र जिस संविधान के स्वरूप को हम स्वीकार कर रहे हैं उसी मूलभूत विषय पर उन्होंने सवाल उठा दिया है कि जनता को चुनना चाहिए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं चुनना चाहिए। ये जो विचार विनिमय का हमारा कार्यक्रम जिस तरफ जा रहा है उस पर बहुत गंभीरता के साथ मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा। नहीं ठीक है, मैं मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए संजय चौधरी साहब, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैंने सुन लिया और यही होती है, यही हमारे संवैधानिक उसमें, हमारे लोकतंत्र में यही तो एक खूबी है ना। अरे सुनिए भाई, आप बोलिए ना, अब मुझे रिपीट करने के लिए मत बोलिए कि मैं रिपीट करके सुनूंगा, मैंने सुन लिया है। और सुनिए संजय चौधरी साहब, अरे संजय चौधरी साहब सुनिए, मैं अरे सुन तो लीजिए भाई, संजय जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए फिर बोलिएगा ना आप। सवाल सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि व्यक्ति की आजादी है उनको। अरे मैं सुन तो रहा हूं, आप मेरा प्रश्न सुनिए ना, आप आगे बढ़िए, हम पीछे नहीं जाएंगे, आपको आगे बढ़ना है। अब बोलिए। आपने लोकतंत्र पर गंभीर आपत्ति को सुना, मेरी आपत्ति को आप अस्वीकार कर रहे हैं। अरे मैं स्वीकार कर रहा हूं भाई आपकी आपत्ति को, आप आज सुन नहीं पा रहे हैं क्या संजय जी? मैं आपकी आपत्ति को भी स्वीकार कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, जहां पर व्यक्ति की आजादी है। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, वो आपसे असहमत हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करिए। मैं कह रहा हूं हम पीछे नहीं जाएंगे, मुझे रिवाइंड करके सुनने की जरूरत नहीं, मैं एक बार में बहुत शानदार सुनता हूं, आपको भी सुन लिया और उनको भी सुन रहा हूं। अब आप बोलिए, एक तो मेरा प्रश्न था और आपकी जो आपत्ति है वो जाहिर कर दीजिए, आप जाहिर करिए उनसे। आप संविधान की मतलब जिस संविधान को हमने स्वीकार किया है, हमने इस संविधान को पूरे देश ने स्वीकार किया है, पक्ष और विपक्ष ने स्वीकार किया है, हमने एक सिस्टम को एडॉप्ट किया है, उस एडॉप्ट किए हुए सिस्टम को हम अपने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर उंगली उठा रहे हैं और हमारे गंभीर एंकर उसको सुन रहे हैं, उसको उस समय आपत्ति नहीं कर रहे हैं। संजय चौधरी साहब मुझे कब क्या बोलना है ये आप नहीं तय करेंगे ना सर, प्लीज समझिए आप बात को। नहीं मैं सब सुनता हूं, मैं कब उसका कमेंट करूंगा। संजय जी आप विषय से भटक रहे हैं और भटका रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं नहीं हमारा ये विषय नहीं है, मैं कब उस पर कमेंट करूंगा ये मुझे तय करना है ना, आप मत बताइए कि मैं तय करूं, मुझे तय करना। और उन्होंने क्या कहा है वो आप शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं अभी। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है, वो जनप्रतिनिधि अपने नेता को चुनता है, आप उसको रिवाइंड कर गए, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। संजय जी मैं रोक रहा हूं, नहीं आप विषय से मेरा टाइम नहीं आप टाइम खराब कर रहे हैं सर। संजय जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक तो मुझे एंकरिंग मत सिखाइए और दूसरा सर आप शायद समझ ही नहीं पाए। एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, एक मिनट जरा। दिलीप यशवर्धन आप फिर से अपनी जरा बात दोहराइए, तो ये वीडियो रिवाइंड करने कह रहे हैं आप, आपने क्या कहा है कि जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि चुनता है अपने नेता को, आपने यही तो कहा। संजय जी मेरी बात को समझ नहीं पाए। संजय जी मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए संजय जी, सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा सर। आप तो बड़ी अनुशासित पार्टी के प्रवक्ता है ना, सुनिए तो। आप लोकतंत्र के विरोध को, अरे आप लोकतंत्र की परिभाषा मुझे मत समझाइए, आप लोकतंत्र की परिभाषा मत समझाइए, वो क्या बोल रहे थे वो सुनिए जरा। आप अगर समझ नहीं पाए तो फिर से सुनिए, दिलीप यशवर्धन क्या कह रहे थे वो सुनिए जरा, उसके बाद बात करेंगे। और मेरा विषय ये नहीं है, मैं संविधान पर भी चर्चा करने नहीं बैठा हूं, मैं जिस मुद्दे पर आपको बुलाया हूं उस पर आप बोल नहीं रहे अभी। दिलीप यशवर्धन बोले। सुनो तो मैं उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जिसने भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को जितना मैं जानता हूं आप उस पार्टी के, एक मिनट दिलीप जी एक मिनट, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जहां पर अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। और मैं जितना खुद प्रधानमंत्री को जानता हूं, सुनता हूं, वो कहते हैं कि मर्यादित तरीके से आपको डिबेट करनी चाहिए,
सदन में भी बहुत हल्ला होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो कहते हैं लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर बातें नहीं होती हैं। वो बहुत कुछ हमने देखा है। आप विषय से भटक रहे हैं, उस विषय पर रहिए जिस पे हमें चर्चा करनी है। दिलीप यशवर्धन ने क्या कहा है उसको एक बार फिर से मैं उन्हीं से सुनवाता हूं। दिलीप यशवर्धन, जरा बोलिए, आपने कहा क्या था? संजय जी की पहले एक बात का जवाब दे दूं। संजय जी, हमने संविधान को स्वीकार किया था, लेकिन जिस संविधान को स्वीकार किया था आज वो संविधान वैसा ही नहीं है। 103 बार अमेंडमेंट हो चुका है और कानून का हमेशा नेचर होता है कि जरूरत और समय के हिसाब से ठीक है, वो ठीक है। अब जरा जो लाइन आपने बोली थी जिस पर वो आपत्ति कर रहे थे वो बोल दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये कहा था कि संविधान ये कहता है कि भारत का जनतंत्र सरकार चुनता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये गलत है। जनतंत्र सरकार नहीं चुनता है, जनतंत्र संसद, सांसद और विधायक चुनता है। और सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल। वो मंत्रिमंडल को चुनने में, प्रधानमंत्री को चुनने में, मुख्यमंत्री को चुनने में जनतंत्र की कोई भूमिका नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं फिर वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है और फिर उसके बाद उनका नेता होता है। यही बड़ी छोटी सी बात थी, आप दिल पे ले गए। जनप्रतिनिधि को चुनता है और आप उसको ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमारा नेता। ठीक है, अब मैं रोक रहा हूं दिलीप भाई, आपको रोक रहा हूं। अब संजय जी, हमारा सवाल जो ये है ना, एक तरफ जो आप अलग विषय में चले गए, उनका कहना है अपने नेता को हम चुनते हैं और बतौर नेता अगर प्रधानमंत्री वो बन जाते हैं तो वो भी आम जनता का एक तरीके से कनेक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा आपत्ति करने की जरूरत नहीं। और अभिव्यक्ति की आजादी उसी संविधान में दी गई ना जिसको आप पढ़ा रहे हैं मुझे, तो उस अभिव्यक्ति की आजादी में उनको भी है और आपको आपत्ति करने का पूरा हक है। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज संजय चौधरी साहब, जो मेरा मूल प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करने आज बैठे हैं, कपिश भाई इंतजार कर रहे हैं कि जो बदलाव किया गया है और जिस तरीके से बदलाव किया गया है उसका यूपी में और आने वाले समय में उसका इलेक्शन में कितना छाप हम देख पाएंगे, कितना उसमें उसकी छाप दिखाई देगी गहराई से, अगर ये रणनीति है आपकी तो? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जी बोलिए। हमने रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है और ये बहुत अंडरस्टैंड चीज है। ये मूल भावना है, इसे आप देख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और मेरे राजनीतिक विश्लेषक मित्र के साथ एक बार फिर से बहस करें। भाई मैं कहां कह रहा हूं, उस पर हम जब जिस दिन बहस करेंगे संजय जी जरूर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोलिए। और रही संजय जी, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, संविधान पे जिस दिन बहस करनी हो। अरे भाई, आपस में उलझने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को चैलेंज मत करिए अभी यहाँ पर। जिस दिन हम जब खुद चर्चा करेंगे मैं आप दोनों को बुला लूंगा, आप चिंता ना करें, आप दोनों लोग करिएगा। हमारे देश में डिबेट करने के लिए बहुत सारे विषय और होते रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आप भी सही हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, या वो सही हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है ना, कि हम एक दूसरे से आपत्ति कम से कम कर लेते हैं। अब जरा गुजारिश कर रहा हूं फिर से संजय जी, आप मूल मुद्दे पर आ जाइए। दूसरी बार मैंने वो सवाल पूछ लिया आपसे। देखिए, जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल बना है वो अपने आप में प्रतिभा के आधार पर, जिसमें 7 PhD हैं, 3 MBA हैं, 68 ग्रेजुएट्स हैं, उसमें 13 लॉयर्स हैं, 6 डॉक्टर्स हैं, मोर देन 5 इंजीनियर्स हैं, ऐसा विविधतापूर्ण और पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल, एक ऐसा मंत्रिमंडल जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश की बेहतरी के साथ काम करने वाला है। जो नए लोग आए हैं वे समाज के हर वर्ग के लोग आए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस लोकतंत्र में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, जिसे हमें लगता है कि बहुत सामान्य है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कौशल किशोर जी की बात कर रहे हैं, कौशल किशोर जी के घर पे आके जाके देखिए, सुबह कम से कम 200-250 ऐसे गरीब गुर्गा उनके पास बैठा होता है जो समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आता है, चाहे जो कुछ भी के। लेकिन कौशल किशोर जी जिस गरीबी से निकले हैं, कौशल किशोर जी जिस सामान्य वर्ग से आते हैं, कौशल किशोर जी जिस दलित वर्ग से आते हैं, वो उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वर्षों से उन्होंने संघर्ष किया है, गरीबी को झेला है, आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए आए हैं। वो उसकी मंत्रिमंडल के जो नया मंत्रिमंडल आया है उसकी वानगी भर है। आप उन लोगों को देखिए जो समाज में दूर थे, आपको लगता भी नहीं था कि उनमें क्षमता है, लेकिन वो जनता के बीच के लोग हैं। ऐसे लोग जब मंत्रिमंडल में आते हैं तो वो उत्साह लाते हैं। ठीक है संजय भाई मैं आपको रोक रहा हूं। आपकी इस बात से मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं, इसलिए सहमत हूं
दिलीप यशवर्धन को हो सकता है लगे कि कौशल किशोर में कोई कुशलता नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि उनके नाम में ही कौशल है और वो एक जनप्रतिनिधि हैं। और अगर रणनीति के तौर पर उनको लाया गया तब भी, जबकि उन्होंने विरोध भी खुलकर जाहिर किया था, तो उसमें कुछ देखा गया होगा। वो अंतर्कलह है क्या है, ये उनका अपना मानना हो सकता है। और एक पार्टी और उस पार्टी की जो सरकार चल रही है, और सरकार जो कि देश के लिए चल रही है, उस सरकार के मंत्रिमंडल में अगर कोई बदलाव हुआ है तो वहां पर कौशल किशोर हो या फिर किसी और व्यक्ति को लाया जाए, कुछ ना कुछ उनमें जरूर होगा। बहरहाल अब सवाल यहां पर कपिल श्रीवास्तव साहब आपसे, प्रतिभावान लोगों को लाया गया है और बदलाव किया गया है, ये बात कह रहे हैं यहां पर चौधरी साहब, क्या वाकई इसका असर, अगर रणनीति है ये, तो इसका असर मिल पाएगा सकारात्मक तौर पर बीजेपी के लिए, या कुछ नहीं हो पाएगा? अतुल भाई, अगर अभी प्रतिभाओं का इन्होंने सम्मान किया है तो पिछले 7 वर्ष तक जो है प्रतिभाओं का अपमान क्यों किया था? अगर इस बार इतना बेहतरीन ये मंत्रिमंडल बना रहे हैं और रिप्लेस किया गया है नकारे मंत्रियों को जो कि इनके हिसाब से योग्य नहीं थे, तो इन्हीं लोगों को पहले ही योग्यता के आधार पर बना देना चाहिए था। आखिर इस देश को इनकी सफलताओं से क्यों दूर रखा गया? दूसरी चीज, रविशंकर प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वकील हैं और प्रखर वक्ता हैं। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आवश्यकता हुई है, उन्होंने ही अपने वक्तव्य भी जारी किए। तो उनको तक हटा दिया गया, जावड़ेकर साहब तक को हटा दिया गया। और जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे थे, जिनको अगर आप कोविड काल की वजह से जो आपकी विफलताएं रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आई, जो हाईकोर्ट इलाहाबाद या अन्य इलाहाबाद और दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट ने आईना दिखाया, अगर उसके वजह से आपको हटाना था तो बहुत पहले हटा लिया होता। लेकिन ये तो है ना कि वो चिकित्सक भी थे। ये बात अलग है कि वो भी ब्राउन चॉकलेट खिला रहे थे कोरोना काल में। लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, आप इतने डॉक्टर्स बना दिए, इतने इंजीनियर्स बना दिए, इतने वकील बना दिए, वो सब सही है, ठीक है। लेकिन जो देश चला रहा है, जो देश का कैप्टन है, उसके भी बारे में कुछ जनता को देश के बता दीजिए कि वो क्या है। तो क्योंकि जनता पूछती रही पिछले 7 सालों में कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाया, ना हाई स्कूल का, ना इंटरमीडिएट का, और ना ग्रेजुएशन का, ना पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो प्राविधिक और तकनीकी छोड़ दी। मैं तो दूसरी चीज अब कह रहा हूँ कि देखिए, ये वही सरकार है ना जो कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस है। लेकिन आज ये पार्टी विद द डिफरेंस जो कहती थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये क्या यही है? जम्बो मंत्रिमंडल आप लेकर के आ रहे हैं केवल 5 राज्यों के चुनाव को मैनेज करने के लिए और अपने टूट को बचाने के लिए। क्योंकि जो बंगाल के अंदर टूट रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से बिहार के अंदर टूट रही थी, जिस तरीके से असम के अंदर टूट रही थी, उस टूटन को बचाने के लिए। और तीसरी चीज, नारायण नारे साहब पे तो खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप है और अभी वो क्लीन चिट नहीं है। तो क्या मजबूरी है कि उनको आपने ज्वाइन कराया? अगर आपने बड़ा प्रतिभावान और देश के विकास के लिए लोगों को अब की बार मंत्रिमंडल बनाया। संजय जी जवाब देंगे, उसके बाद हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, जो बात कपिश भाई कह रहे हैं उसका जवाब देंगे आप? देखिए, कपिश भाई 7 सालों की बात कर रहे हैं, इनकी याददाश्त पे जोर डाल दें कि 5 साल पहली सरकार चली थी और नई सरकार बनने पर नया मंत्रिमंडल बनता है। तो जो नया मंत्रिमंडल है उसके आधार पर ही तो लोग लिए जाएंगे। और बीच के कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ कि कई मंत्री अलग अलग दायित्वों पर चले गए। जैसे नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बन गए और एक मंत्री के पास 5 विभाग, किसी के पास 4 विभाग, ऐसे कई मंत्री थे जिनके पास कई विभाग। 1 साल से कोरोना की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक ये कहा था कि मितव्ययता रहे, इसलिए उन्होंने अपने वेतन में भी 30% की कटौती की थी। मंत्री बनने पर खर्चा बढ़ता है, इसीलिए 1 साल तक वो प्रक्रिया रुकी रहेगी। 1 साल के बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस विस्तार में जो लोग आए हैं, मुझे लगता है कि उनके कामों को आप परख सकते हैं।
अभी मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ, रात में विभाग मिले, आज आपने अपना विश्लेषण सुना दिया। और जैसा कि विपक्षी दल की भूमिका होती है वैसे ही आपने विरोध में बोलना शुरू किया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा कि इन नए मंत्रियों को इनके विभाग की कसौटी पर खरा उतरने के बाद आप अपना वक्तव्य देंगे तो कम से कम 6 महीने का तो इन्हें वक्त दीजिए इन मंत्रियों को काम करने के लिए। नहीं संजय जी उनको नहीं बिल्कुल सही बात है, उनको 6 महीने का वक्त मिलना चाहिए। और कपीश भाई ये नहीं कह रहे हैं कि उनको अभी हटा दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि इनको अभी बदला इसलिए गया है। और देखिए राजनीति में बातें होती हैं, कभी आप कहते हैं कभी वो कहते हैं, विरोध करने का यही तरीका होता है कि नहीं भाई ये बदला गया है तो इसका ये मतलब है। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधा, किस तरीके से इस पूरे बदलाव को उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम परखें और कितना ये असरदार होगा और कैसे इसका कनेक्शन सीधे 22 से जोड़ रहा है? जैसे 22 तो बहुत 22 है भाजपा के लिए, उसको इस बात का इल्हाम है। और भाजपा कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ेगी। जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसके पास होने का हक उसको जारी रखे, लेकिन बहुत मुश्किल रहा इस बार है। लेकिन मुझे लगता है कि जातीय क्षेत्रीय संतुलन बनाने के चक्कर में जैसे मैं तो प्रधानमंत्री हूं नहीं, प्रधानमंत्री का एक अधिकार होता है और पार्टी की पूरी संगठन की सोच होती है कि आप किसको मौका दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर लोग आ सकते थे उत्तर प्रदेश से ही इन्हीं पैरामीटर्स पर। मैं किसी की बुराई और ठीक है मकसद नहीं है, लेकिन जैसे भी पूरी बात सुन नहीं पाया, मैं सीधे काशी से चला आ रहा हूँ। और जब मैंने सुना अतुल की डिबेट है तो मैंने कहा भाई मैं तो जरूर करूंगा, चाहे मुझे राष्ट्रीय से करनी पड़े। अतुल के साथ थोड़ा सा यूपी के अफेयर्स डिस्कस करने में अच्छा लगता है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा अभी मैंने सुना कि चर्चा चल रही थी कौशल किशोर पर जी। कौशल किशोर पासी जात से आते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पासी जात में दूसरा कोई सांसद शायद कौशल किशोर की क्षमता कर रहा हो। हालांकि तमाम विवादों से उनका नाता रहा है और सरकार के खिलाफ उनका जो एग्रेशन और एटीट्यूड भी देखा गया है। लेकिन संघर्षशील नेता रहे, पुराने कम्युनिस्ट रहे, भारतीय जनता पार्टी ओरिजिन की नहीं। जी। एक खास बात जो मुझे समझ में आती है कि जो भी चेहरे तलाशे, जिनको अवसर दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी, अच्छे महकमे भी दिए हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार थोड़ा सा जो संघ की पृष्ठभूमि का एक बड़ा मानक अभी तक स्थापित सत्य रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चेहरे बनने का, जी, उसको इग्नोर किया है। ये बड़ी बात मुझे समझ में आती है। जितने लोग हैं इनमें से मुझे लगता है कि संघ की पृष्ठभूमि का बीएल वर्मा भी नहीं है। कोई एक ऐसा नेता मुझे नहीं लगता सांसद जिसको अवसर मिला है और संघ की पृष्ठभूमि से आता हो। और ओवरऑल आप देख लीजिए कल जो जो पुनर्गठन हुआ है जी, इसको कहेंगे बड़ा हिम्मत वाला काम है, धमाकेदार बदलाव है। तो जो बड़े बड़े दिग्गज गए हैं या जो आए हैं उसमें भी एक चीज मैंने देखी है कि नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं ये संघ वाला जो एंगल होता है इसको काफी हल्का कर दिया है। बात गंभीर हो सकती है, संजय जी थोड़ा गंभीर हो गए मेरी बात सुनते वक्त। ये बहुत बड़ा बिंदु है, इसको देखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की भावी राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यह एंगल बहुत मैटर करने वाला है। जहां तक मैंने कहा, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल भी डिस्कशन चल रहा था कौन होगा कौन नहीं होगा। अब हरीश द्विवेदी की बात हुई, हरीश द्विवेदी का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब 2 बार लगातार एमपी है, लेकिन ट्रेनी को लिया गया। अब उसके पीछे उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो जिनको तजुर्बा थोड़ा था, जिनको भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा वक्त रहने का अनुभव था, जिनको लाठियां खाने का अनुभव था, जिनको सड़क पर संघर्ष करने का अनुभव था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको शायद थोड़ा सा
इग्नोर किया गया। अब जाति संतुलन में भी देखिए जी, 3 ओबीसी 3 शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं जी जी, उनकी जात को लेकर के अभी मामला अदालत में ही चल रहा है। वो पहले ओबीसी सीट से जीतते थे, सामान्य सीट से जीते हैं, उसके बाद आगरा की रिजर्व सीट से इस बार जीते हैं, उसकी पुरानी कहानी है। तो आप देख लें 3 ओबीसी जिसमें 2 कुर्मी, आप देखिए एक बड़ा कुर्मी चेहरा हटाया बरेली से संतोष गंगवार को, तो 2 कुर्मी राज्य मंत्री लाए, अनुप्रिया पटेल और वो पंकज चौधरी महाराजगंज वाले। एक लोध, 2 कुर्मी 1 लोध, 2 ईस्टर्न यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बदायूं आप वेस्टर्न यूपी में ही मानिए, जबकि खींचतान करके रोहिलखंड में आ जाता है। 3 शेड्यूल्ड कास्ट जी, शेड्यूल्ड कास्ट में इसमें कोई शक नहीं, भानु प्रकाश वर्मा का तो वो डिजर्विंग थे, उनका ड्यू था जी, पुराने सांसद हैं और भाजपा से एमएलए भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता है। तो और ब्राह्मण चेहरे पर अभी मैंने जिक्र किया, ब्राह्मणों की नाराजगी एक बहुत बड़ा इश्यू है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2022 के पहले ब्राह्मणों की नाराजगी एक गंभीर और चिंतनशील विषय है जो काफी प्रभावित कर सकता है परिणामों को अगले विधानसभा चुनाव में। तो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 2 या 3 ब्राह्मण चेहरे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो बदलाव हुआ है ये संघ आच्छादित या संघ के साये का बदलाव नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उसकी कुछ थोड़ी सी उसको थोड़ा इग्नोर किया गया है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जिस स्टाइल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों में कर रही है इस देश में, ये उसकी पूरे की पूरे उससे आच्छादित ये बदलाव है, बिल्कुल, और खासकर उत्तर प्रदेश के भी मामले में देखा गया। ठीक है हेमंत जी, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत जल्दी से दिलीप यशवर्धन जैसा विश्लेषण यहां पर एक पत्रकार के तौर पर कर रहे हैं और बहुत बारीक बात कही हेमंत जी ने, क्योंकि बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत बारीकी से इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। अब यहां पर इसको हम अगर देखें, एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिखाई देता है, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बीजेपी ने आज अपनाया है या फिर इस सरकार में, इस कैबिनेट में अगर ये बदलाव हुआ है तो उसकी एक झलक दिख रही है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया और सरकार बनाई, उन्होंने, लोगों ने साथ दिया। यहां पर अगर सबको बैलेंस किया गया है और कुछ अगर रह भी गए हैं, तो क्या लगता है आपको ये कितना बैलेंसिंग कदम है? और जो कमियां थी, जो चुनौतियां उभर रही थी उत्तर प्रदेश में, क्या उससे उबर पाने में सक्षम हो जाएंगे? अतुल जी, फॉर्मूला का मतलब होता है जिससे समस्या का हल निकलना है, और सोशल इंजीनियरिंग 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होती है, एक सरकार की नजरिए से और एक जिनको सरकार से उम्मीदें होती हैं या जिनको सरकार से चाहिए होता है या जिनको सर्व करने की सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, इस देश का प्रजातंत्र, उसके नजरिए से भी सोशल इंजीनियरिंग होती है। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बैठाल करके आपने अलग अलग जातिगत आंकड़े सेट कर लिए और इससे आपने राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण को अच्छे तरीके से बैठा लिया। इससे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकता है 2022 और 2024 दोनों में पूरी हो जाएं। लेकिन जितने भी समीकरण बैठाले जा रहे हैं, जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, इन सारे समीकरणों से, इन सारे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से, अगर सोशल इंजीनियरिंग के दूसरे पक्ष को, यानी कि मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूं, अगर जनता को वो सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार से मिलनी चाहिए, वो अगर मिल जाती हैं तो मैं इस समीकरण को अच्छा कहूंगा जनता के लिए। लेकिन अगर इस समीकरण से सिर्फ राजनीतिक हित सीधे होते हैं तो जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजगद्दी पर कौन बैठा है। राजगद्दी पर ओबीसी बैठा है, पंडित बैठा है, ठाकुर बैठा है, कुर्मी बैठा है, एससी बैठा है, कौन बैठा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अगर मुझे मेरी सुविधाएं सरकार से मिल रही है तो मैं किसी राजनीतिक समीकरण की तरफ देखने भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, की बात यह है कि ये समीकरण कभी भी जनता के नजरिए से नहीं बैठा ले जाते हैं, ये राजनीतिक माइलेज पाने के नजरिए से बैठा ले जाते हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि राजनीतिक मायने से भी अगर ये बनाए जाते हैं तो सारी पार्टियां ही करती हैं, तो कोई एक पार्टी को भी हम गलत नहीं कह सकते कि बीजेपी बना रही है, कर रही है तो वो गलत है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर इससे लाभ मिलता है और आम जनता को लाभ मिलता है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सभी करते हैं और सभी कर रहे हैं। ठीक है दिलीप जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए।
नहीं, मैं यही कह रहा था, इसीलिए मैंने सोशल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में किया, एक राजगद्दी के नजरिए से और एक जनता के नजरिए से। तो राजगद्दी के नजरिए से राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं इन समीकरणों से पूरी हो जाती हैं और सभी पार्टियों की हो जाती है, लेकिन जनता की नहीं पूरी होती। जनता की निगाहें, ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। संजय चौधरी जी, आपके पास आऊं, उसके पहले मैं कपीश भाई से एक सवाल और लूंगा। कपीश भाई, समाजवादी पार्टी भी जिलेवार अपनी रणनीति बना रही है, बहुत खामोशी से अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस धमाके के साथ ही बदलाव हुए हैं केंद्रीय कैबिनेट में, और जैसी इस वक्त अब चर्चाएं शुरू हो गई, और हेमंत जी इस पर ज्यादा अच्छे से मुझे बताएंगे जब उनके पास मैं जाऊंगा, कि जब उत्तर प्रदेश में जो पिछले अब जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है या हो सकता है, हालांकि अभी तक ये सिर्फ कयासबाजी है, लेकिन अगर वहां पर इजाफा होता है तो कुछ धमाके वहां से भी देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष तैयार है इसके लिए, खासतौर से आपकी पार्टी, क्योंकि वहां पर धारदार वार की तैयारी है। अतुल भाई, पहली चीज तो ये है कि जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश से आप ना जोड़ें, वो 5 राज्यों से है। और नहीं, मैं देखिए उत्तर प्रदेश में चर्चा कर रहा हूं तो उससे भी जोड़ूंगा, और आपको पूरी आजादी है कि आप 5 राज्यों से भी जोड़ दीजिए। आप मंगल ग्रह से जोड़ सकते हैं तो वहां से भी जोड़िए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं मंगल से नहीं जोड़ूंगा, और ना आपकी डिबेट को प्रजातंत्र पे ले जा करके जो है वो मुद्दे से हटा दूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, एक चीज को आप समझिए, एक और सोशल इंजीनियरिंग जो इन्होंने बनाई है, दूसरे तरफ सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने बिगाड़ दी है, और वो मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, पूर्वांचल में हेमंत जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और बहुत ही बारीकी से उनका अनुभव रहता है, और उन्होंने जो अभी अपना अनुभव 2-4 किया है, बहुत गहराई से है। शायद हो सकता है संजय भाई और उनकी पार्टी इस पर विचार करें। लेकिन मैं एक चीज और गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो सोशल इंजीनियरिंग की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसमें कुछ एक तबकों को अगर आपने उठाया तो कुछ एक तबकों को गिरा भी दिया है। मैं तो भाई सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूं कि निषादों का बहुत बड़ा समाज जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, और यहाँ पर कम से कम 15 से 20 सीटों पर प्रभाव डालता है। तो वो समीकरण तो इसमें नील हो गया। पश्चिम के अंदर आप तो दिल खुश हो रहे होंगे फिर कपीश भाई। नहीं, अब आप लोग डोरे डाल लेंगे उन पर। हम लोग सत्ता वाले नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन। नहीं, आगे के लिए मनी मन खुश हो रहा होंगे कि और इनको छोड़े और हम लोग पहुंचे वहां पर। इंटरप्ट हो जाएगा। बोलिए इंटरप्ट हो जाएगा। मेन मुद्दे पे रहते हैं। देखिए, दूसरी तरह आपने पश्चिम बंगाल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा कि जाटों का एकदम कहीं ख्याल नहीं रखा गया। तो ये बहुत गंभीर चीज है। और तीसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कायस्थों की आबादी बहुत अच्छी खासी है, और इस कैबिनेट में एक ही कायस्थ मंत्री था जिनका नाम था रविशंकर प्रसाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। अटल बिहारी जी की सरकार से लेकर के मोदी जी की सरकार के पहले भाग से लेकर दूसरे भाग तक अच्छा मंत्रिमंडल उन्होंने चलाया। लेकिन किस कारण से उनको हटाया, उससे हटाने से पहले भी उन्होंने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। तो मैं बहुत सीधी सी बात आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस काय समाज ने संघ के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने खून से अभिसंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ को किया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष करके मैं कहूंगा, क्योंकि ये कहते हैं हम जातिवादी पार्टी नहीं, लेकिन जब ये प्रदेश की अपनी कमेटी बनाए थे, और प्रदेश की कमेटी में प्रदेश का पूरा जो इन्होंने पदाधिकारी बनाया और सदस्य बनाया, उसमें एक भी काय से नहीं, और उसके बाद एक काय मंत्री था, उसको भी हटा दिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। हेमंत जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले जब आपने हटा दिया का शब्द याद दिलाया ना मुझे, तो मुझे याद आ गया, एक दौर था कि हर दिन हर घंटे में खबर आती और बदल जाती थी। चाचा ने भतीजे को हटा दिया, भतीजे ने चाचा को हटा दिया, और फिर नेताजी ने उनको हटा दिया, वो उनको हटा दिया। नहीं, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, वो भी हटाने का दौर हमें याद है। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपीश भाई, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, हेमंत जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कपीश भाई, नहीं, अब उदाहरण देने का अधिकार तो है ना सर, लोकतंत्र में हमें भी कुछ अधिकार है सर। कपीश भाई ऐसे नहीं, नाराज मत होइए भाई, हटाने का आपने जब शब्द इस्तेमाल किया ना तो मुझे वो याद आ गया। उस दिन उस समय भी मैं खबर पढ़ता था, मुझे याद आ गया कि चाचा ने उनको हटा दिया, उनकी नेम प्लेट हट गई, उनकी कुर्सी हट गई। ये उदाहरण बिल्कुल सही है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो और ठीक, कोई बात नहीं। हेमंत जी, नहीं, अब देखिए ये आप तय नहीं करेंगे सर। कपीश भाई, आप नाराज हो सकते हैं, आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो उदाहरण है वो मुझे देने का अधिकार है। नहीं, हेमंत जी कुछ कह रहे हैं आपसे। हेमंत जी, मैं एक बात कर रहा था कि कपीश जी ने
तुरंत कह दिया कोई एक कायस्थ नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेकर के संगठन तक कायस्थों को जिस तरह का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था बिल्कुल नहीं मिला है। ये सच्चाई है और एक बड़ा पॉलिटिकल विषय बन सकता है, इसलिए कि कोई कुछ भी बात करके नहीं। बिल्कुल अतुल जी, उत्तर प्रदेश में जाति सियासत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बिना इसके हम बिल्कुल उसको डिनाई कोई नहीं मान्य नहीं है। हाँ। इनकी बात पर मुझे एक समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कायस्थ ने कायस्थों की उपेक्षा के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि इनके यहाँ संगठन कोई कायस्थ नहीं। अरे भाई, एक हमारे और संजय चौधरी दोनों के दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। एक ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव को कार्य समिति में सदस्य बनाया है, पदाधिकारी भले कोई ने बनाया हो। तो आपने कहा कोई नहीं है, मुझे तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि बता दूं एक ओपी श्रीवास्तव है। ढूंढने पर कार्य समिति में सदस्य हैं। लेकिन ये प्रश्न सही है कि कायस्थ थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा है। संजय जी, इसको गौर करिएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, कपीश भाई ने जब सवाल उठाया तो उस पर बहुत अच्छे से समझाया भी है हेमंत जी ने। संजय जी, अब आपकी बारी, आप बोलिए। जो बात यहां पर कही जा रही है कि प्रतिभावान तो और भी थे, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी का अधिकार है कि आप अपनी पार्टी में क्या करते हैं। एक सरकार का अधिकार है कि वो अपने कैबिनेट में, प्रधानमंत्री का वो प्रेरोगेटिव है कि वो अपने कैबिनेट में किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे और किस आधार पर उनको हटाया जाएगा या हटाया गया है। ये अधिकार की बात है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसका जो राजनीतिक एंगल है, अगर वो मंशा के तौर पर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि हितपूर्ति होगी? क्योंकि कुछ सवाल यहां पर कपीश भाई ने उठा दिए कि कहीं अनदेखी हो गई है, जाट से लेकर फला कायस्थ तक, तो वो भी एक चुनौती है। चर्चा बहुत गंभीर चल रही है। कपीश भाई ने जिसे उदाहरण न लेने की बात की, वो उदाहरण नहीं, उस राजनीतिक दल की परंपरा है। मैं आपको भी करूंगा कि भाई ये उदाहरण नहीं है, उसको उदाहरण की तरफ मत लीजिए, परंपरा की तरफ लीजिए, परंपरा निभाई जाएगी। दूसरा एक गंभीर विषय मेरे बड़े भाई हेमंत भाई ने उठाया। उन्होंने इसमें संघ का नाम लिया और कहा कि संघ की छाप नहीं दिख रही है। हेमंत भाई, संघ नीतिगत मामलों में अपना परामर्श देता है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसके पहले भी कुछ निर्णय हुए हैं, उन्हें भी आप देखिए। सर्व समाज की पार्टी जितने नीचे तक पहुंच रही है जी। जब असम का निर्णय हुआ, वहां नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो वहां भी ऐसी बात हुई। जब पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन चूज किया गया, तो वहां भी इस प्रकार की बात उठी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है और वो विश्वास करती है कि उसे जनता के बीच में अपने आधार को और बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और व्यापकता के साथ लोगों को अपने आप में समेटना ही होगा। ये सामान्य सा सिद्धांत है कि जब तक आप और लोगों को हर दिन अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप जिस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। हेमंत भाई ने एक नाम के साथ चर्चा की, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं हरीश भाई, कि हरीश भाई को लेना चाहिए। हरीश भाई प्रतिभावान हैं, लेकिन इस विचारधारा में सरकार के साथ संगठन भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को निकाला गया है, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, राजनीति में हर दिन एक नया दिन होता है। जिन्हें निकाला है वो और अधिक यशस्वी होकर कोई संगठन में आएगा, कोई किसी और प्रकल्प में आएगा। और अभी हरीश भाई कह रहे थे कि 22 का, हेमंत भाई कह रहे थे कि 22 का चुनाव है, तो 22 का चुनाव है और 22 के चुनाव में भी बहुत दिन हैं। हमारे पिटारे में अभी बहुत सारी चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो इस व्यापकता को बढ़ाएंगे। तो आप तो बड़ी खबर दे रहे हैं फिर आप, संजय जी, यही मेरा सवाल था। आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि मतलब अब जो अगला विस्तार यूपी में होने वाला है, वहां पर बहुत कुछ है अभी पिटारे में। मेरे भाई, मैंने विस्तार शब्द का उपयोग किया क्या? आप शब्द मैं पूछ रहा हूँ, आप हमें बड़ी खबर दे सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं पिटारे में बहुत कुछ है। मेरे भाई, अभी बहुत कुछ है। अभी इसी महीने के आखिर तक कुछ बड़े उद्घाटन होने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक को बदल देंगे। नवंबर होते होते राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो जाएगा।
हम कुछ इतने बड़े निर्णय करेंगे जिससे देश का राजनीतिक फलक बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई एक निर्णय के आधार पर बंद होने वाला राजनीतिक दल नहीं है मेरे मित्र। भारतीय जनता पार्टी हर रोज अपनी कमियों से सबक लेती है, बेहतर करने का प्रयास करती है, और आप देखेंगे कि आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो विभ्रम फैले हैं उनको बदलती है। देखिए विभ्रम कैसे फैलते हैं, जी देखिए विभ्रम कैसे फैलते हैं। एक सारे राजनीतिक दलों ने एक विषय उठाया कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है, एक जज्बा किया आपने, और पंचायत के चुनाव होते होते उस विभ्रम को कैसे दूर किया कि वही कहने लगे कि बताइए अफसर तो जिला अध्यक्षों के इशारे पर काम कर रहे हैं, अध्यक्ष तो मंडल अध्यक्षों के आधार पर काम कर रहे हैं, ये अफसरशाही नतमस्तक हो गई है। तो ये जो यू टर्न ऑफ पॉलिटिक्स है ना, आप परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन उन परसेप्शंस को आप खुद ही धो डालते हैं। ठीक है। तो ये जो कपिश भाई कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन बहुत संक्षेप में, कपिश भाई बहुत संक्षेप में कहिएगा, बहुत संक्षेप में कहिएगा, उसके बाद हेमंत जी के पास जाऊंगा, समय थोड़ा कम रह गया है। कपिश भाई बहुत संक्षेप में। अतुल भाई, संजय भाई की एक लीला बहुत अच्छी लगी। अभी बहुत समय है, चुनाव आने में संजय भाई अब कह ले, अभी बहुत वक्त है, और जिस वक्त के साथ हम लोग तेजी के साथ ठीक है कपिश भाई, कपिश श्रीवास्तव, संजय जी आऊंगा, थोड़ा रोक रहा हूं सर, समय कम है, हेमंत जी के पास भी जाना है, एक ही सवाल हो पाया उनसे, बहुत जल्दी से कपिश भाई। देखिए संजय भाई ने बहुत साफगोई से अपनी जो विफलताएं रही उसको सामने रख दी कि हम लोग कहते थे कि प्रशासन चला रहा है और 200 विधायक इनके खिलाफ बैठ रहे हैं, वो तो हम आज भी कह रहे हैं। और जो पंचायत चुनाव था वो तो हम जीते, लेकिन अध्यक्ष आप जीते, तो वो भी तो प्रशासन ही जिताया। ये तो वही कह रहे हैं ना कि जब अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, आपका ये भी आरोप है, और फिर कहते हैं कि अधिकारी इन्हीं के इशारे पर नाचना है, ये भी आप ही का आरोप है, तो दोनों तो आप ही के हो गए ना, फिर दोनों के आप हो गए ना। खैर ठीक है, छोड़ दीजिए कपिश भाई, मैं आ रहा, कपिश भाई मैं आऊंगा, ठीक है आऊंगा। हेमंत जी अब यहाँ पर मैं उसी बात पर आऊंगा जिसका जिक्र खुद यहाँ पर कर दिया है चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी के पास बहुत कुछ है पिटारे में, हमेशा रहता है, और उन्होंने बताया बकायदा कि इस महीने तक कुछ और बड़ी चीजें होंगी जिससे एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। किस तरीके के इनपुट वो दे रहे हैं? अब ये इनका अपना नजरिया हो गया, खुले नहीं, लेकिन मैं तो पिछले 1.5 महीने से लगातार कह रहा हूं इस महीने कुछ बड़ा होने वाला है, इस महीने कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, जिसको लोगों ने एक तरीके से नकार दिया है, भूल गए कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप उसको मंत्रिमंडल विस्तार भी कह सकते हैं। कुछ लोग हटेंगे। आप ये जानिएगा कि दिल्ली की ही तर्ज पर, केंद्र की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा और मंत्रिमंडल विस्तार अवश्य होगा। ये मैं इधर आपके साथ तो डिबेट में नहीं रहा, लेकिन आपके चैनल पर और तमाम चैनल पर लगातार मैं कह रहा हूं, अपने कॉलम्स में लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी तो ही है, अगर अवसर है तो उसका भारतीय जनता पार्टी लाभ पूरा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक मौका था, दिल्ली में लिया, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो ब्यूरोक्रेसी हो रही है जी। देखिए नरेंद्र मोदी ने इस देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी से बहुत गजब का काम लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन ही नहीं आरोप लगाता, एक नहीं अनेक बार ऐसा देखा गया है कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनते हैं, सबने शिकायत दर्ज किया है, और अल्टीमेटली मंत्री और संगठन के भी बहुत से लोग कहते हैं इनके कि वो थोड़ा सा गोड़ा गावड़ अफसर था, उसकी वजह से चीज नहीं हुई। तो ये तो दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। तो या तो फिर आप जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शासन चला रहे हैं वैसे चलाइए, लेकिन बड़े फर्क है इस डिबेट में, उसकी जिक्र का बहुत ज्यादा गुंजाइश मैं नहीं समझता, ना उचित समझता हूँ। फिर भी इतना जरूर जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को खराब लगे अच्छा, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी सड़क पर है खड़ी या चल रही जिस पर फिसलन बहुत है, रिस्क बहुत है। 2022 की लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत कठिन है, और याद रखिएगा
उत्तर प्रदेश की रवायत बड़ी खराब है, अशुभ है। एक बार आप आए, दूसरी बार आप आए, तीसरी बार आप आए, चौथी बार आप आए, नंबर एक। और एक और खराब रवायत बता दूं, बहुत बुरी रवायत यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं प्रदेश की, और जब पंचायत के चुनाव होते हैं और जो आपके सब जीत के आ जाते हैं, अगली बार आप सत्ता में नहीं आते हैं। ये सबके साथ हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल, और ये रवायत चलती चली आई है, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ये रवायत आगे भी रहेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। ये भी एक बात है। सड़क है, आप चल सकते हैं, लेकिन फिसलने के चांस अभी फिलहाल की परिस्थितियों में ज्यादा है। यानी मोदी कैबिनेट में जो बदलाव हुआ वो धमाका हमने देख लिया। अब योगी कैबिनेट में भी एक धमाका बहुत जल्द होने वाला है। हेमंत जी भी यही बात कह रहे हैं। बहुत संक्षेप में दिलीप यशवर्धन साहब, बिल्कुल शार्प कमेंट कुछ सेकंड के अंदर। अगर योगी कैबिनेट में भी धमाका है तो उम्मीद करें कि हां कुछ ऐसा ही होगा जो कि इस वक्त हमने देखा मोदी कैबिनेट में। अतुल जी, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि चाहे मोदी कैबिनेट में धमाका हुआ और चाहे योगी कैबिनेट में धमाका होगा, उस धमाके का फायदा अगर इस देश और प्रदेश की जनता को मिलता है तो मुझे धमाके से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये धमाका राजनीतिक समीकरण साधने के लिए और राजनीतिक माइलेज उठाने के लिए हो रहा है, तो मुझे इससे क्या लेना देना, जनता को इससे क्या लेना देना। ठीक है, बहुत जल्दी से कपिल श्रीवास्तव साहब, आपका भी फाइनल कमेंट। अगर ये राजनीतिक चीजें हैं तो हर पार्टी को अधिकार है, वो जब सत्ता में रहते हैं तो उनको सरकार भी चलानी होती है, आम जनता का ध्यान भी रखना होता है, लेकिन साथ साथ जो पार्टी है, जो संगठन है, वो भी अपना काम करता रहता है। तो वहां पर उसका जवाब आप कैसे देंगे अगर ये ऐसा कोई कदम फिर से उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट विस्तार कह लें, फेरबदल कह लें, हटना और आगे आना या किसी को और जोड़ना ये होता है? तो अतुल भाई, इसको हम धमाका बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हर सरकार का अपना एक विशेषाधिकार होता है, जो वो अंत में जाते जाते या बीच में जब वो डगमगा जाती है तो करती है अपने संगठन को बचाने के। ठीक है, तो ये तो खुद ही डिफेंस में है, ऑफेंस में नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि ये पूरी गवर्नमेंट ही एनपीए थी जिसने कि अपने खाते को राइट ऑफ कर दिया है। ये जो नए लोग लिए हैं, अभी तो 2 साल इनको रिसर्च करने में लग जाएगा, मंत्रिमंडल समझने में। तब तक जो है माइनस जो 7 की है वो -23 में चली जाएगी, और 23 की जो बेरोजगारी वो 53 में हो जाएगी। ठीक है, चौधरी साहब, फाइनल कमेंट आपका। जो बात आप कह रहे थे और जो बात हेमंत जी ने क्लू के तौर पर दी है, वो कितनी जल्दी हम देख पाएंगे? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पर, ये कुछ तकनीकी खामी है। बहुत शुक्रिया संजय चौधरी जी आपका, कपिल श्रीवास्तव आपका, हेमंत जी आपका, और दिलीप यशवर्धन आपका भी। तो बड़ी बहस में हमने चर्चा की कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत अगर कुछ बदलाव किए गए हैं और विस्तार, जो कैबिनेट विस्तार हुआ है केंद्रीय, उसमें इसकी झलक उत्तर प्रदेश के लिहाज से दिखाई देती है कि सबको कहीं ना कहीं सेट करने की, खुश करने की कोशिश की गई है। वहां पर एक जातिगत बात भी निकल कर आती है जिसको पार्टियां नकारती तो हैं, लेकिन वो एक कटु सत्य है, ये होता है और सभी पार्टियां करती हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। उसका कितना असर 22 पर आएगा और विपक्ष कैसे उसका जवाब तैयार कर पाएगा, उस चक्रव्यूह को भेद पाएगा, ये विपक्ष के लिए चुनौती है, लेकिन उतनी ही चुनौती अभी बीजेपी के लिए भी है। और अब अगर योगी कैबिनेट में भी कुछ इस तरीके के बड़े बदलाव होते हैं तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि उसका प्रभाव और उसका कनेक्शन 22 से कैसे है। नमस्कार।